हे गाइस, लेविथनान की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जहाँ लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे काना बोटा और लेटा को बचाने के लिए सारे हारपूनिस्ट से अकेले भिड़ गई थी। जहाँ डोहू भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जब बाकी के सभी हारपूनिस्ट की तो फट चुकी थी काना को फाइटिंग स्टांस में देखकर, जहाँ भी वो सीरियस हो चुकी थी लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बोटा और लेटा काफी बैड कंडीशन में थी, क्योंकि उनके सामने एक हारपूनिस्ट ऑफिसर था जो उनके ऊपर अटैक करने वाला था। तो आगे चीजें कैसे टर्न आउट होती है देखने से पहले नीचे वाला बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाई बटन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो में आगे बने रहें। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काना अकेले खड़ी थी, जहाँ उसकी स्वॉर्ड में काफी सारे ब्लड स्टेन थे, यानी कि खून के धब्बे, और आसपास काफी सारे हारपूनिस्ट जमीन पे पड़े थे। जब हम नोटिस कर पाते सारे ऑफिसर क्रिटिकली डैमेज किए गए थे और उन सभी के बीच में पड़ा था अपना डोहू, जिसके मैकेनिकल हाथ तक को काट दिया था काना ने। लेकिन फिर भी डोहू रुकता नहीं है, वो यहाँ पे भी हंस रहा था बिल्कुल किसी मैनिएक की तरह, जहाँ पे वो काना को भड़काते हुए और प्रोवोक करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम बिल्कुल ऐसे ही सोच रही होगी। और डो यहाँ पे काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है रिफ्यूजीज को कि कैसे वो अनग्रेटफुल होते हैं और इनका नेचर अच्छा नहीं होता, इनकी कभी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो चीप कंपैशन होता है गद्दारी करवाने का एक बीज बोने जैसा है, ठीक जिसका एग्जाम्पल काना और ट्योन माँ है। और इसी गलती की वजह से यहाँ पे डो और बाकी के ऑफिसर अपनी गलती की सजा भुगत रहे आज। वही दूसरी तरफ डो ये भी कहता है कि काना ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है उन दोनों बच्चों को अकेले भेजकर, क्योंकि डो रिवील करता से पहले से ही पता था कि कैसे नीचे एक बोट वेट कर रही इन लोगों को एस्केप कराने के लिए, और उसके आदमी पहले से वेट कर रहे इन लोगों का, और मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो ट्योन के दोनों बच्चे मारे भी जा चुके होंगे। तो इतना कहने के साथ ही डो काफी तेजी से हंसने लगता है, कहते हुए कि मैंने गद्दारी के उन बीज को अभी खत्म कर दिया, इससे पहले क्यों बड़े होते हमें नुकसान पहुंचाते। जब कान इन सारी बातों सुनने के साथ ही बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए उस डायरेक्शन में भागने लगती है, जहाँ दूसरी तरफ डो जो कि काफी बुरी हालत में था हंसने लगता है, कह के कि भागो, जितना तेज भाग सकती हो तुम उन्हें नहीं बचा सकती। वहीं पे हम देखते जो ऑफिसर बोटा और रीटा के सामने कूदा था क्रेन पर, वो जब अटैक करता है तो बोटा किसी तरीके से एंड मोमेंट पे उसे डॉज कर जाता है, यहाँ तक कि दूसरे ऑफिसर तक कोई भरोसा नहीं होता कि एक बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन बोटा ऐसा सिर्फ एक बार नहीं करता, बल्कि वो लगातार उन अटैक्स को डॉज करता है और एक मोमेंट पाकर उस ऑफिसर को नीचे तक धकेल देता है समुद्र में। जो ये ऑफिसर काफी गुस्से में था और कहता है कि जैसे ही बच्चे तुम मेरे हाथ लगोगे तुम बचने वाले नहीं हो। लेकिन तभी उसे पीछे कुछ महसूस होता है पानी में, और इससे पहले कि कोई कुछ रिएक्ट कर पाता एक लेविथनान मॉन्स्टर नीचे से निकल के सीधे उस ऑफिसर को निगल जाता है। जो ऑफिसर अपने आप को बचाने के लिए सभी से मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाता। वहीं पे बोट और लीटा उन दोनों की तो हालत और खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब बोट के नीचे वो लेविथनान मॉन्स्टर घूम रहा था। लेकिन इसी बीच पीछे से हम काना को भी वहाँ पर आते हुए देखते हैं, जो कि दोनों बच्चों को सेफ देकर काफी खुश थी। जहाँ बोटा अब लेविथनान की डायरेक्शन में उसे देखकर बताता है कि नीचे एक मॉन्स्टर है, जिसपे काना का कहना था कि वो उस मॉन्स्टर से अकेले डील कर लेगी, उन्हें अब नीचे कूदना चाहिए। लेकिन इसी पॉइंट पर हम पीछे से गन के बैरल को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसके अटैक से वो पूरी बोट ही डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड मोमेंट पे, वो भी इनकी आंखों के सामने। और अब इनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जहाँ हमें पता लगता है कि अटैक किसी और ने नहीं बल्कि डो ने एक रॉकेट लॉन्चर से किया था, जो कि इनके पीछे अभी भी पड़ा हुआ है मरने से ठीक पहले भी। जहाँ उसका कहना था कि वो अंत तक इनका पीछा करता रहेगा, चाहे वो नर्क के द्वार पर ही क्यों ना पहुंच जाए। और यहाँ डो अकेला नहीं था, उसके साथ काफी सारे ऑफिसर थे, जो कि सभी इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रखे थे अपनी गन को। जहाँ अगले पल डो के ऑर्डर देने के साथ ही सभी लोग एक साथ ओपन फायर कर देते इन सभी के ऊपर। जहाँ पे काना दोनों बच्चों को अपने बॉडी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और ऐसा करते हुए पूरे प्रोसेस में नीचे गिर जाते समुद्र में। डो को लगता है कि फाइनली उन्होंने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया जड़ से, क्योंकि जो इनकी बॉडीज है उसको तो लेविथान खा ही जाएंगे ऑब्वियसली। जब इन तीनों को पानी में नीचे गिरते हुए देखते हैं, जहाँ पे लोग अनकॉन्शियस थे, वहीं हमें दूर पानी के अंदर दो लाइट्स भी दिखती हैं, जो बेसिकली मॉन्स्टर की आंखें थी जो चमक रही थी रात में। लेकिन हम सरप्राइज तब होते हैं जब हमें पता लगता है कि वो लाइट किसी मॉन्स्टर की आंखें नहीं बल्कि एक सबमरीन की लाइट थी, जिसके अंदर पहले से ही काना के टीम मेंबर्स प्रेजेंट थे। और यहाँ हमें पता लगता है ब्रून के थ्रू कि कैसे जो बोट जली वो पहले से इनकी प्लान का पार्ट थी। लोगों
लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसा होने के बाद ही यहाँ पे सभी लोगों को यानी कि डो और बाकी ऑफिसर्स को विश्वास होगा कि लोग मारे जा चुके हैं और वो इनका पीछा नहीं करेंगे कहीं भी। और इसी के साथ हमें काफी लंबा टाइम जंप दिखाया जाता है जो कि पूरा 4 साल का था, जहाँ एक ब्यूटीफुल से सूर्योदय के साथ ही हम देखते एक नई जगह को जो कि एक आइलैंड था जिसका नाम था पोर्ट ओएसिस। जब हम वहाँ के पूरे स्ट्रक्चर को भी काफी अच्छे से देख पाते हैं जो काफी ब्यूटीफुल भी लग रहा था, और हम नोटिस कर पाते हैं कि जो आइलैंड बना है ये यूनियन बुसान की तरह एक दूसरे शिप जिसका नाम था यूनियन हांगकांग उसके टूटने से बना है, यानी कि उसके मलबे के ऊपर, जो कि एक बंदरगाह की तरह ऑपरेट होता है। और ये पूरी जगह प्रोटेक्टेड है काफी बड़े बैरियर से जो कि लेविथान मॉन्स्टर्स को आने से रोकती है। और यहाँ पे हमें वही लेजेंडरी स्वॉर्ड भी दिखाई जाती है हार्पूनिस्ट की, जिसको उठाने वाला और व्हील्ड करने वाला अब कोई और नहीं बल्कि बोटा माँ है, जो कि पहले से बड़ा हो चुका है और एक टीनेजर में बदल चुका है। और यहाँ हम उसे काफी लंबी सी डाइव भी लेते हुए देखते हैं पानी के अंदर, वो भी विदाउट एनी इक्विपमेंट। जब पानी के नीचे जाके बैठ जाता है सोचने लगता है कि अगर मैं काफी नीचे गया तो ये लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और इसीलिए एक सूटेबल सी जगह पर जाकर एक सुवेनिर ढूंढने लगता है, यानी ऐसी चीज जो कि प्रूफ बनेगी उसके नीचे जाने का पानी में बिना किसी इक्विपमेंट की। जहाँ उस नंबर को भी देखते हैं 301 को, जहाँ इसी टाइम पे बोटा का ध्यान एक बड़ी सी फिश पर भी चला जाता है, जब अपने वेपन से इस फिश के ऊपर अटैक करता है सोच के कि क्यों ना जो पानी के अंदर आई है तो अपना डिनर भी साथ लेकर जाए। लेकिन इससे पहले बोटा कोई हरकत करता ये मछली वहां से डर के भाग जाती है, जहाँ हमें पता लगता है कि बोटा की वजह से नहीं बल्कि काफी जहरीले स्नेक की वजह से हुआ था, जो कि बोटा के पीछे था उसके ऊपर शिकार करने के लिए। और क्योंकि बोटा उसे डॉज कर लेता है तो स्नेक उस फिश को अटैक करके काफी ज्यादा घायल कर देता है अपने पॉइजन से, जो ऑब्वियसली बोटा का डिनर तो स्नेक खा गया, और इसीलिए बोटा स्नेक से लड़ने के लिए रेडी था। उसे ये भी पता था कि स्नेक की जो फैंग्स है यानी कि दांत तो काफी खतरनाक है, और उसे एक बार भी अगर उससे अटैक लग गया तो खत्म है। लेकिन अभी वो छोटा बोटा माना ये जो काफी डरपोक सा था और भागते फिरता रहता था बच के, ये यहाँ पे लड़ने के लिए रेडी था। और हम उसे स्माइल करते हुए देखते क्या गया कि अपनी स्किल्स को दिखाने वाला है, जहाँ स्नेक भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम सिर्फ पानी के अंदर काफी सारे खून को देखते हैं और सीन यही खट हो जाता है, जहाँ पे सरफेस पे हम काफी सारे लोग को देखते हैं जो कि वेट कर रहे थे बोटा का और चिंता में थे कि आखिर इतने देर से ऊपर क्यों नहीं आया। लेकिन तभी एकदम से बोटा सरफेस पे आता है, जहाँ सारे लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं, उसे कहते हैं कि आखिर उसने देरी क्यों लगा दी। लेकिन कुछ लोगों का ध्यान यहाँ बोटा एक कंधे पर भी जाता है, जहाँ पे उसी वेनमस स्नेक की बॉडी पड़ी थी, जहाँ उन्हीं भीड़ में से एक आदमी स्नेक को देखकर ये कहता है कि ये वही सांप है जिसने उसके लड़के को भी काटा था। बोटा ने बहुत बढ़िया काम किया स्नेक को निपटा कर। बोटा भी काफी खुश हो जाता है अपनी तारीफ सुन के और कहता है कि देखा मैंने कहा था ना मैं काफी स्किलफुल फाइटर हूँ। लेकिन यहाँ से एक पर्सन हम देख तो से कहते बोटा को कि कैसे उसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक डाइविंग टेस्ट था ना कि कोई हंटिंग टेस्ट। और इसलिए अब यहाँ पे बोटा को एज अ प्रूफ नंबर भी देना होगा, यानी 301 जिसको लाने वो पानी के अंदर गया था। जब बोटा उस नंबर को निकाल रहा था ये कह के कि उसे ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए वो नंबर देखकर, लेकिन यहाँ पे बोटा ही सरप्राइज हो जाता है उल्टा, क्योंकि उसने उस चीज को वहीं खो दिया था फाइट के दौरान। जब ऐसा तो देखकर वो आदमी काफी गुस्सा करता है और डांटता हुए बोटा को कह के कि वो ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गया और उसे जाके फिशिंग करनी चाहिए सिर्फ। जहाँ सारी चीजें चल रही थी इसी बीच हम पीछे से काफी सारा शो सुनते हैं जो कि किसी ट्रेजर को लेकर था, यानी कि खजाने को, जहाँ हम किसी ग्रेट लेगेसी की बात कर रहे थे कि कैसे कोई महान खजाना मिला है जो कि पुरानी सभ्यता में से आया है। जब बाकी के सभी आसपास के खड़े लोग उसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं, हम भीड़ में से किसी को कहते सुनते हैं कि वो डिस्कवर जिसने किया था वो टीम थी जैको गुस्तो की। बोटा भी काफी सरप्राइज था द ग्रेट लेगेसी का नाम सुनकर। वही हम भीड़ के साथ ही विटनेस करते हैं उस ट्रेजर को पानी से बाहर निकलते हुए, जो कि बड़ा सा क्रेट था। जब बोट अपने साथ में खड़े आदमी से पूछता है कि ये तो एक नॉर्मल सा बॉक्स लग रहा है, तो भला ही कौन सा महान खजाना हो गया। लेकिन वो पर्सन यहाँ पे एक स्माइल के साथ बोट को समझाता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता इडियट, ये एक बहुत ही महान और बेशकीमती खजाने में से एक है। एक ऐसा क्रेट है जिसके अंदर मल्टीपल सप्लाईज की चीजें हैं जो कि उस ह्यूमैनिटी के लोगों ने बनाई थी, यानी कि उस सभ्यता ने जब धरती पानी में नहीं डूबी थी। इस तरह की क्रेट के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे कि दवाइयाँ, कपड़े और डेली नेसेसिटी की सारी चीजें जो कि एक परफेक्ट कंडीशन में मिल जाती है लोगों को, और इसीलिए द ग्रेट लेगेसी के नाम से जाना जाता है, जो कि पुराने लोगों ने अपने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ा था उनकी हेल्प करने के लिए। वो भी आज से लगभग 100 साल पहले। जब होता भी ठीक वैसा ही है जब इस क्रेट को ओपन किया जाता है, इसके अंदर से काफी सारी मल्टीपल सप्लाईज निकलती है और काम की चीजें भी निकलती हैं। जब हम जेक ड्यूको को भी देखते हैं जिसकी टीम ने डिस्कवर किया था,
ये सारी चीजें चली रही थी, हम इस जगह के मेयर को भी यहाँ पर आते हुए देखते हैं, जो कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, जो कि जेको को यानी कि उस पर्सन को जिसने ढूंढना है उसे काफी ज्यादा बधाई देता है और उसे ट्रू एडवेंचरर होने का भी तमगा पहनाता है। वहीं जो आसपास खड़े लोग थे वो और भी ज्यादा एक सुपर एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उन्हें कंफर्मेशन मिल गई थी कि कैसे इस जगह के नीचे काफी सारी इस तरह की ट्रेजर है। सभी को एक और नया मोटिवेशन मिल गया था ताकि और भी ज्यादा डीप डाइव करे और स्कैवेंज हंट के थ्रू इस तरह की चीजों को ढूंढ निकाले। जब बोटा इन सभी लोगों को नोटिस कर रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था काफी क्लोजली, वहीं मेयर का ध्यान अब बोटा पे भी जाता है। मेयर अब बोटा से पूछते है कि आज का डाइविंग टेस्ट का दिन था तो कैसा रिजल्ट आया। जहाँ पे पास में खड़ा पर्सन बताता है, बोटा गाल खींचते कि फेल हो गया। जब बोटा सबको समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो नीचे तक गया था काफी इजीली, लेकिन वो गलती से वो लाना भूल गया, लेकिन कोई इसके हाथ पे विश्वास नहीं करता। वही जहाँ ये सारी बातें चल रही थी, ये मेरा बोटा की तरफ देखकर कहता है कि तुम काफी बड़े हो गए सही में, जिस मोमेंट पे तुम आए थे उस टाइम से। जब बोटा इस बात को सुन के वापस से उस मेरू काफी धन्यवाद करता है कि 4 साल पहले उसने ही उनको और उसके सिस्टर को यहाँ पे शरण दी थी, यानी कि रहने के लिए जगह। जब मेयर हंस के सिर्फ इतना कहता है कि वो कभी आउटसाइडर को बाहर नहीं रखते, बल्कि वो सभी एक्सप्लोरर्स को वेलकम करते हैं पोर्ट ओसासिस पे। यही वो जगह की रियल फिलॉसफी है जहाँ कोई भी आके ट्रेजर को ढूंढ सकता है। अब हमें थोड़ी सी जगह के बारे में बताया जाता है, यानी कि पोर्ट ओएसिस के बारे में, जो कि एक आइलैंड है उनसे मल्टीपल बिल्डिंग के कोलैप्स होकर बने हुए, जो कि पास में कोई सिटी हुआ करती थी। और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से यहाँ पे नीचे काफी सारा रास्ता बना हुआ है, जो कि अंडरग्राउंड एंड बिल्डिंग से बीच में। और पोर्ट ओएसिस इस तरीके से चलता है कि सारी चीजों से नीचे से मिलती हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग के थ्रू स्कैवेंज हंट करके निकाला जाता है बारी बारी से, और विलेज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है एक बहुत ही बड़ी वॉल से, जो कि किसी किले की तरह काम करती है। जब यहाँ के रहने वाले रेसिडेंट को किसी भी तरह के खतरे का कोई भी डर नहीं रहता कभी भी। और उससे भी सरप्राइजिंगली और अच्छी बात कि यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ लेविथन में काफी कमी दिखाई देते हैं। तो और उससे भी सही चीज कि यहाँ पे कभी कभी ग्रेट ट्रेजर्स, लेगेसी वाली चीजें ऐसी क्रिएट मिल जाती हैं जो लोगों को मोटिवेट भी रखती हैं और उनकी चीजें काम भी आती है, उसमें से निकलने वाली चीजें। और यही वो कारण है कि ऑल ओवर द सी बहुत सारे रिफ्यूजीज यहाँ पर आते हैं रहने के लिए और यहाँ की क्राउड में ब्लेंड कर जाते हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है। जब हम यहाँ के मेयर को भी बोलते हुए देखते हैं कि कैसे उस सभी का स्वागत करता है और जो यहाँ ट्रेजर ढूंढेगा वो चीज उसी की हो जाएगी। और इसलिए जगह का एटमोसफेयर काफी अच्छा और हैप्पी है, खासकर उस जगह से, यानी कि यूनियन बुसान की शिप से, जहाँ पे डोगो जैसे लोग रहते हैं जो रिफ्यूजीज को बिल्कुल वेलकम नहीं करते और जो वहाँ पहुंच भी जाते हैं उन्हें टॉर्चर करते हैं। जहाँ ये चीज चल रही थी, हम यहाँ पे बोट और उस पर्सन को वापस कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो पर्सन कह रहा था बोटा से कि कैसे अगर कोई एक टीम एक क्रेट भी ढूंढ ले किसी तरीके से तो हमेशा के लिए रिच बन जाएंगे। और इसीलिए पोर्ट ओएसिस के ऊपर एक पूरा गांव बसा हुआ है डाइवर्स का, जो कि सभी ग्रेट एडवेंचरर्स हैं। लेकिन बोटा सीधे कह देता है कि वो डाइवर नहीं बनना चाहता और पूछने पर बताता है कि उसका सपना एक हार्पूनिस्ट बनना। जवाब को पर्सन कहता है कि भला हार्पूनिस्ट बन के यहाँ पे क्या फायदा, यहाँ तो कोई लेविथनान ही नहीं आते। और ये पर्सन यही नहीं रुकता, वो बोटा कहता है क्या वो आलसी है और कोई काम नहीं करना चाहता क्या, ठीक उन गार्ड्स की तरह जो कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गन लेकर यहाँ पे रेडी रहते हैं किसी खतरे का सामना करने के लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन उन्हें नहीं मिलती जहाँ पे अपने जॉब को कर सके। ये इन दोनों की बातचीत से हमें ये भी पता लगता है कि बहुत समय पहले एक ऐसा ही बच्चा जो कि इस गाँव में रहा करता था, यहाँ से भाग गया था कहकर कि उसका सपना है हार्पूनिस्ट बनना। उसका नाम शायद ब्रून था। जब बोटा इस नाम को सुन के याद करता है कैसे काना की टीम में ब्रून नाम का हार्पूनिस्ट भी था, जिसने उनकी मदद भी की थी वहाँ से एस्केप करने में। वही अब बोटा इस पर्सन से पूछता है, जहाँ पता लगता है इस पर्सन का नाम माओ है। भला वो बोटा को फॉलो क्यों कर रहा है। बोटा ये चीज जानना चाहता था। जब माओ बस इतना कहता है कि तुम क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर चुके अपने टेस्ट से, तो एक ड्रिंक के साथ इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। जहाँ इसी बीच अपने घर पहुंच चुके थे और हम देखते दूर से लीटा को, जो कि अब पहले से काफी बड़ी हो चुकी है और इन दोनों का स्वागत कर रही थी। वही बोटा अब लीटा से पूछता है कि आखिर काना किधर है, जहाँ पे लीटा सीधा सीधा जवाब ना देकर कहती है कि शायद वो घर में तो नहीं है। वहीं पे हम माओ के चेहरे को उतरते हुए देखते हैं बात सुन के, जहाँ पे लीटा समझ जाती कि ऐसा क्यों हुआ और वह छेड़ते माँ को कहती है क्या तुम काना से मिलने आए थे, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं, अब तुम क्या करोगे भला। वही बोटा रूम के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि कैसे पूरा रूम खाली है, लेकिन एक गर्म कॉफी का कप वहाँ पे रखा हुआ था। और यह बोटा कुछ रियलाइज करता है और इसी के अगले मोमेंट हम पीछे से किसी को अटैक करते हुए देखते हैं बोटा के ऊपर, जिसको वो काफी अच्छे से डॉज भी कर लेता है मोमेंट पे। जहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि अटैक किसी और ने नहीं बल्कि काना ने किया था, जो कि टेस्ट करी थी बोटा के स्किल्स को और उसे प्रेज करते हुए कहते भी है कि बोटा पहले से थोड़ा और फास्ट हो चुका है और अभी बोटा सांस ही ले पाता। काना यहाँ पे मल्टीपल अटैक्स करना शुरू कर देती है बोटा के ऊपर।
जहाँ बोटा लगातार अपने आप को डिफेंड तो कर रहा था, लेकिन काना यहाँ पे कह रही थी कि बोटा को सिर्फ डिफेंड नहीं करना चाहिए। जहाँ दूसरा बोटा यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा था काना को, लेकिन काना सुनने को तैयार नहीं थी। और इसी बीच बोटा कह देता है कि उनके साथ एक गेस्ट भी है यहाँ पर प्रेजेंट। और हम पीछे से माओ को भी रूम का दरवाजा खोल के अंदर आते हुए देखते हैं, जो कि काफी खुश था ये बात कहते हुए किसने अभी भी काना की वॉइस सुनी थी। जहाँ दूसरी तरफ इसी इंस्टेंट काना अपने हथियार को नीचे फेंक देती है और जमीन पे ऐसे बैठ जाती है जैसा कि सीन देखने से लगता है कि मानो बोटा उसे मार रहा हो, जिस चीज को माओ ने अभी जस्ट विटनेस किया। वहीं दूसरी तरफ काना काफी इनोसेंटली बिहेव करी थी, कहते हुए कि मिस्टर माओ अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आपने मुझे एंड वन पे बचा लिया। वही बोटा बेचारा से कोई आइडिया नहीं था कि उसे कैसे यहाँ पे फंसाया जा रहा बिना किसी गलती के। वहीं पे माओ एक लगातार पंच मारता है यहाँ पे बोटा के फेस पर कि उसकी हिम्मत कैसे एक डेलिकेट लेडी को ऐसे मारने की। और इसी पॉइंट पे आज की वीडियो को भी हम यही ओवर करते हैं। जाने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी काफी सारी चीजें, जहाँ आप जान पाएंगे पोर्ट ओएसिस के बारे में, आखिरी जगह इतनी अच्छी कैसे है और यहाँ पे लेविथान वाला क्यों नहीं आते, यहाँ पर इतनी सारी ग्रेट लेगेसी वाले ट्रेजर कैसे मिलते हैं, काना यहाँ पर ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, और बोटा और लीटा जो काफी बड़े हो चुके हैं और टीनेजर बन चुके हैं, आखिर इन्होंने कौन कौन सी स्किल सीखी इतने टाइम में, और आगे स्टोरी किस तरफ बढ़ने वाली है। यही सब चीजों के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब लाल वाले बटन को दबाकर। साथ ही में आप बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ नई मानवा की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, या भी कमेंट करके न्यू मानवास बता सकते हैं जिसके एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।